अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सेक्शन नंबर 2 करेंगे पाक स्टडीज़ की बुक का, जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। उसका हम यूनिट 4 करेंगे। इस चैप्टर की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि प्लीज़ मैम ये चैप्टर करा दें, तो आज मैं आप लोग को ये पूरा जो फुल चैप्टर है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। अच्छा, जो फ़र्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि टोपोग्राफ़ी किसको कहते हैं। Topography is the study of Earth's surface and the representation of both natural and artificial features of land on a map. बेसिकली टोपोग्राफी में हम अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं और जो भी हमारे जो मैप के ऊपर नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स होते हैं लैंड के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और हम टोपोग्राफ़ी हम क्यों पढ़ते हैं बेसिकली क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, हमें ये अंडरस्टैंड करवाती है कि अर्थ के क्या जो अर्थ की सरफेस के फीचर्स क्या हैं और ये कैसे ओवर टाइम ये चेंज होते रहते हैं। अच्छा, जो नेचुरल टोपोग्राफ़ी है पाकिस्तान की वो 6 मेन रीजन्स में जो है क्लासिफाई होती है। आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि कितने रीजन्स में पाकिस्तान की टोपोग्राफ़ी जो है वो क्लासिफाई होती है। तो इसका आंसर है 6, क्योंकि ये मेनली ये MCQs में ऐसी स्मॉल डिटेल्स आ जाती हैं। फर्स्टली आ जाता है द नॉर्दर्न माउंटेंस एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेंस। Second, the Western Mountains. Third, the Balochistan Plateau. Fourth, Potwar Plateau and Salt Range. Fifth, the Indus Plain. And sixth, the desert areas. तो बेसिकली ये हमारे पाकिस्तान के 6 मेन रीजन्स हैं। ये भी आपने याद कर लेने कोई कौन से 6 मेन रीजन्स हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके शॉर्ट आंसर्स में आ जाए। उसके बाद आप ये नीचे देखें तो पाकिस्तान का एक फ़िज़िकल मैप दिया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि नॉर्थ में कौन सी जगह आती हैं, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी आती हैं, ईस्ट में कौन सी जगह आती हैं। तो बेसिकली आपने सिर्फ एक नज़र इस मैप पर आप लोगों ने मार लेनी है ताकि आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाए। ऑलराइट, उसके बाद वो वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया नॉर्दर्न माउंटेंस एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेंस। इसमें भी वो बता रहे हैं कि जो नॉर्दर्न माउंटेंस एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेंस हैं उनमें भी 3 माउंटेन रेंजेस इंक्लूडेड हैं। पहली तो आ जाती है हिमालयस, जिसका आपने एल्टीट्यूड याद कर लेना है, वो है 4000 मीटर्स। द हिमालयस कवर 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दे इंक्लूड सिवालिक्स, लेसर हिमालयस एंड द सेंट्रल हिमालयस। आपने ये देखना है कि जो हिमालयस है वो बेसिकली 2500 किलोमीटर्स कवर करता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मतलब कौन कौन सी हैं। ये है सिवालिक्स, लेसर हिमालयस एंड द सेंट्रल हिमालयस। जो सिवालिक हिल्स हैं उनका एल्टीट्यूड 600 से लेके 1200 मीटर्स है और जो लेसर हिमालयस है उनका जो एल्टीट्यूड है वो 1800 से लेके 4500 मीटर्स तक है। हिमालयस में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पोटेंशियल है, जैसे कि आपको पता है कि टूरिस्ट आते हैं सारी नेचर वगैरह देखने के लिए। तो वो कौन कौन सी पोटेंशियल है बेसिकली, जैसे कि मरी हो गया, गलियात जैसे गोरा गली हो गई और नतिया गली भी है इधर। जो सेंट्रल हिमालयस है वो लाई करता है बिटवीन रेंजेस ऑफ पीर पुंजल एंड कराकोरम। जो बेसिकली मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हिमालयस है वो कश्मीर में लोकेटेड है, विद द हाईएस्ट पीक नंगा पर्वत हैविंग द हाइट ऑफ 8126 मीटर्स। यहाँ की जो नेचुरल टोपोग्राफी है वो करेक्टराइज्ड कैसे है, वो ऐसे कि यहाँ पर स्नो पीक्ड माउंटेन्स होते हैं, इधर बहुत ज़्यादा मैसिव बड़े किस्म के ग्लेशियर्स होते हैं और यहाँ पर काफ़ी रिच नेचुरल वेजिटेशन होती है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन ये होती है कि जो प्लांट्स होते हैं एक एरिया में वो बग़ैर ह्यूमन इंटरफेरेंस अपने आप ग्रो करते हैं। यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें इंक्लूड होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन कॉनीफेरस फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मेडोस। जो ट्री लाइन से ऊपर जो जगह है वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो घास की फॉर्म में है, श्रब्स और वाइल्ड फ्लावर्स की फॉर्म में है। उसके बाद उन्होंने नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसमें उन्होंने बेसिकली आपको हिमालयस दिखाया हुआ है।
अच्छा, सेकंड माउंटेन रेंज जो आ जाती है वो है हिंदू कुश, जिसका एल्टीट्यूड है 5000 मीटर्स। हिंदू कुश रेंज जो है वो सेंट्रल और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान से स्ट्रेच होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान और साउथ ईस्टर्न ताजिकिस्तान तक जाती है। ये वेस्टर्न पार्ट है हिंदू कुश हिमालयन रेंज का, और इसको ग्रेटर हिमालयन माउंटेन सिस्टम का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। These mountains have rugged landscape due to steep sided narrow valleys। अच्छा, रग लैंडस्केप बेसिकली उस लैंडस्केप को कहते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रफनेस होती है। लो और हाई माउंटेन जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें लो और हाई एरियाज़ आते हैं और ये रफ़ होते हैं, ये फ्लैट नहीं होते, ना ही ये स्मूथ होते हैं। जहाँ पर माउंटेन्स और ये हिल्स वाली जो जगह होती हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आप फ्लैट तो नहीं चल सकते, ना ही आप स्मूथली चल सकते हैं। ये बहुत रॉकी होते हैं और ये रफ़ होते हैं, तो इसको हम रग लैंडस्केप कहते हैं। और रग लैंडस्केप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टीप साइडेड नैरो वैलीज़ हैं, जैसे कि तिरछ मीर, जिसका एल्टीट्यूड है 7690 मीटर्स। और चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कोल्ड क्लाइमेट है, तो वेदर भी यहाँ पर कोल्ड होता है। और यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एल्पाइन फॉरेस्ट की फॉर्म में मिली जाती है। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो स्नो लाइन के ऊपर नहीं ग्रो करते, जो 4000 मीटर्स पर स्टार्ट होती है। और इस एल्टीट्यूड की वजह से जो माउंटेन्स होते हैं दे रिमेन कवर्ड विद स्नो, पूरा साल उन पे स्नो होती है। और यहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं जैसे कि बातूरा और चियांतर। ये जो ग्लेशियर्स है ये हिंदू कुश के वाइटल सोर्स हैं, पानी के वाटर सोर्स है यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया और पानी से जो बिजली जनरेट करती है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे कि शांदूर पास है, शांगला पास है और लवरई पास है। और ये जो पासेस हैं इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन सेंटर्स और वैलीज़ जैसे कि गिलगित, चित्राल, स्वात और पेशावर, इनको आपस में कनेक्ट करती है। उसके बाद जो थर्ड माउंटेन रेंज है वो है काराकोरम माउंटेन्स, जिसका एवरेज एल्टीट्यूड है 6000 मीटर्स। काराकोरम रेंज जो है उसमें एक लॉन्ग चेन है रॉकी माउंटेन्स की, जो कि स्नो कैप्ड होते हैं रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। इसका ये मतलब है कि जो काराकोरम रेंज है उसमें एक लॉन्ग चेन है, वहाँ पर ऐसे रॉकी माउंटेन्स होते हैं जो कि मतलब बर्फ़ से भरे हुए होते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये रेंज जो है 400 किलोमीटर से स्ट्रेच होती है हुंजा वैली से लेकर श्योक रिवर तक, विद द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द रेंज इन पाकिस्तान। ये जो काराकोरम माउंटेन रेंज है इसको हम करेक्टराइज़ ऐसे करते हैं कि इसमें नैरो और डीप वैलीज़ होती हैं, जैसे कि हुंजा हो गई, श्योक हो गई, बाल्तोरो हो गया। Towering gorges such as Nanga Parbat and Indus gorges, and vast glaciers such as Baltoro, Siachen, Biafo glaciers। गोर्ज बेसिकली डीप और नैरो वैलीज़ को कहते हैं। केटू जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरी दुनिया की, ये भी काराकोरम में ही लोकेटेड है। The precipitation at lower elevations is typically in the form of rain। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं, प्रेसिपिटेशन बेसिकली पानी की किसी भी फॉर्म को कहते हैं जो कि आसमान से गिरे, चाहे वो बारिश हो या वो स्नो हो, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लोअर एलिवेशन है उस पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म ऑफ रेन में होती है। लोअर एलिवेशंस उन एरियाज़ को कहते हैं जो कि पानी के बहुत करीब होते हैं। तो जो लोअर एलिवेशंस हैं उन पे जो प्रेसिपिटेशन है वो फॉर्म ऑफ रेन के उस पे आती है। और जो हायर एलिवेशंस हैं, हायर एलिवेशंस पे माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ आ जाते हैं, वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो फॉर्म ऑफ स्नो होती है। नेचुरल वेजिटेशन लोअर एलिवेशंस पे ड्राई होती है, जैसे कि ग्रास हो गया, श्रब्स हो गया, और ऐसे ट्रीज़ हो गए जैसे कि पॉपुलर, जूनिपर एंड विलो। और हायर एलिवेशंस पे वेजिटेशन जो है वहाँ पर एल्पाइन होती है विद मेडोज़, मोसेस एंड लीचन्स। उसके बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी है काराकोरम रेंज जो माउंटेन रेंज है वो लो है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है।
और जो ज़्यादा सारी पॉपुलेशन है वो 3 टाउन्स में डिवाइडेड है, जो कि डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन है नॉर्दर्न इंडिया का। गिलगित एंड स्कर्दू जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में। जो लोग यहाँ पर रहते हैं ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मर्स और ऐसे पेस्टरलिस्ट लोग रहते हैं जो कि यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं और यहाँ पे लाइव स्टॉक रेस करते हैं। लाइव स्टॉक जैसे कि बकरियाँ और ये भैंस वगैरह, ये लोग यहाँ पर ये चीज़ें रेस करते हैं अपनी नीड्स के लिए। और फिर बाद में ये लोग यही जो चीज़ें यहाँ पर ग्रो करते हैं ये कभी कभार दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंस हमें नॉर्दर्न माउंटेंस की यहाँ पे बताई जा रही है। तो पहले तो ये आ जाता है कि जो नॉर्दर्न माउंटेंस हैं एक मेजर सोर्स है वाटर का। ठीक है, ये हमें बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रो पावर के लिए जो पानी यूज़ होता है, जो पानी से जो बिजली जनरेट की जाती है उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो इंडस रिवर है जो पानी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान के लिए, ये इन्हीं माउंटेंस जो नॉर्दर्न माउंटेन से ओरिजिनेट है। जो नॉर्दर्न माउंटेंस हैं वो हमारा जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसको वो रेगुलेट करते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा एक रोल है। जैसे कि जो ग्लेशियर्स हैं नॉर्दर्न माउंटेंस में वो हमारे प्लैनेट को कूल रखते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है नॉर्दर्न माउंटेंस आर अ होम टू अ वैरायटी ऑफ यूनिक एंड इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ सच एज स्नो लेपर्ड एंड टिबेटन एंटेलोप। जो नॉर्दर्न माउंटेंस हैं वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ रहती है, ठीक है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया। जो माउंटेन पीक्स हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को जो ठंडी हवाएं जो साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आती हैं उनसे। उसके बाद जो नॉर्दर्न माउंटेंस हैं वो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि टूरिज़म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और फॉरेस्ट्री हो गई। आपको पता है, एग्ज़ाम्पल यही दिया हुआ है कि आपको पता है कि नॉर्दर्न माउंटेंस जो है वो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ पर लोग ट्रैकिंग भी करने आते हैं माउंटेंस पे, तो ये लाइक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। नॉर्दर्न माउंटेंस जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, पल्प और पेपर जो होता है और फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत सारी जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से आता है। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल फॉर द नॉर्दर्न माउंटेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इस पे छोटा सा एक आपको एक फैक्ट बताया हुआ है अर्थक्वेक का नॉर्दर्न एरियाज़ में। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, कश्मीर, आपको पता है कोलिजन पॉइंट पे जो है वो लाई करता है, तो उसमें बहुत सारे जो अर्थक्वेक्स आने के चांसेस होते हैं। तो ये अक्टूबर 8, 2005 में एक 7.6 अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये बेसिकली उसके बारे में बताया, तो आप डिटेल में इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लें। ऑल राइट, तो अब हम वेस्टर्न माउंटेंस की तरफ आते हैं। तो वेस्टर्न माउंटेंस जो हैं दे आर अ चेन ऑफ माउंटेंस विद लो एल्टीट्यूड रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। पहली माउंटेन रेंज इन्होंने एक टेबल की फॉर्म में दी हुई है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा याद करना। तो फर्स्ट माउंटेन रेंज का नाम है सफ़ेद को, इसकी लोकेशन है साउथ ऑफ काबुल रिवर, एल्टीट्यूड अबव सी लेवल बिटवीन 4712 मीटर्स टू 4755 मीटर्स। इसके जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स ये हैं कि ये इसकी पीक्स जो हैं वो बर्फ़ से भरी हुई होती हैं, इसमें लाइमस्टोन रिजेस होती हैं। माउंटेन सीकराम जो है उसमें मैक्सिमम एलिवेशन होती है। फिर इसकी वेजिटेशन के बारे में बताया हुआ है कि इसमें पाइन की वेजिटेशन होती है कोहाट में, और पेशावर जो है उसमें अर्बन सेंटर्स होते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है अफ़गानिस्तान और केपीके के बीच में थ्रू कुरम पास। उसके बाद वज़ीरिस्तान हिल्स आ जाती हैं जो कि उसकी लोकेशन है बिटवीन कुरम एंड गोमल रिवर्स, एल्टीट्यूड अबव सी लेवल 3513 मीटर्स। इम्पॉर्टेंट फीचर्स अबंडेंट मिनरल डिपॉजिट सच एज क्ले, यहाँ पर आपको क्ले बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें वेजिटेशन जो है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर कुरम डैम जो है पानी प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए।
सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जो टोची पास है वो बन्नू और गज़नी को कनेक्ट करता है। ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है सुलेमान रेंज, जो कि उसकी लोकेशन है वेस्ट ऑफ रिवर इंडस इन साउदर्न पंजाब। एल्टीट्यूड है 3383 मीटर्स। इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है वो है लाइमस्टोन, यहाँ पर होता है शेल एंड सैंडस्टोन डिपॉजिट्स, एंड तख्त सुलेमान हैज़ एज द हाईएस्ट पीक। उसके बाद सिग्निफिकेंस आ जाती है जो कि है ये बाउंड्री बिटवीन बलूचिस्तान प्लेट्यू एंड इंडस रिवर इन पंजाब। बोलन पास जो है वो कनेक्ट करता है कच्ची सिबी प्लेन टू कोयटा। उसके बाद आ जाती है किरतार रेंज, जो कि वेस्ट ऑफ रिवर इंडस इन सिंध इट्स लोकेटेड, और एल्टीट्यूड हो गया 2174 मीटर्स। फीचर्स हैं किरतार हिल्स एक्विफर, श्रब स्पीशीज़ और ड्रेन बाय रिवर हब एंड लियारी। उसके बाद सिग्निफिकेंस ये है बॉर्डर बिटवीन सिंध प्लेन एंड बलूचिस्तान प्लेट्यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने ये टेबल जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या इवन शॉर्ट में आ जाए या एमसीक्यूज़ में आ जाए, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लाइफस्टाइल इन द वेस्टर्न माउंटेन्स वाला टॉपिक आ जाता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं उधर नेचुरल वेजिटेशन नहीं है बिल्कुल भी, और ज़्यादा सारी जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल टाउन्स में रहती है, और वहाँ पर रूरल एरियाज़ और नोमैडिक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है। नोमैडिक लाइफस्टाइल और नोमैडिक पीपल वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वो एक जगह नहीं रहते। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 100 लोगों से कम है पर किलोमीटर स्क्वायर। कनाल इरिगेशन इन एरियाज़ में नहीं होती, क्योंकि यहाँ इन माउंटेंस में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टेरेन्स होते हैं। टेरेन्स मतलब कि क्या उसकी एलिवेशन है, कैसी स्लोप है, उसको हम टेरेन कहते हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि ट्रेन्स हो गई, रोडवेज़ हो गए, एयर लिंक्स हो गई, और जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स हैं जैसे कि पेशावर और कोहाट, उनको आप कुछ रोड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और रेलवेज़ के थ्रू। यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मगर अभी तक वो एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली जो एरिया है उसकी रफ़ टेरेन्स हैं। ऑल राइट, इसके बाद बलूचिस्तान प्लेट्यू आ जाता है। बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है वो साउथ वेस्टर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान को फॉर्म करता है। इट इज़ बॉर्डर्ड टू द नॉर्थ ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन्स, टू द साउथ ऑफ द अरेबियन सी एंड टू द वेस्ट बाय द ईरानियन बॉर्डर। तो आपने ये याद कर लेना है कि किस किस जगह को ये बॉर्डर करता है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। प्लेटू जो है ये करेक्टराइज्ड है बाय इट्स हाई एल्टीट्यूड रेंजेस 600 से लेके 300 मीटर्स तक, और जो टोटल एरिया है वो स्ट्रेच करता है ओवर 347,190 स्क्वायर किलोमीटर्स। बलूचिस्तान का एज़ यू नो एक बहुत ड्राई किस्म का क्लाइमेट होता है, और इनकी जो एनुअल रेनफॉल है वो लेस दैन 250 मिलीमीटर्स होती है। ऑल राइट, उसके बाद बलूचिस्तान की टोपोग्राफ़ी के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट आ जाता है बेसिन्स ऑफ नॉर्थ बलूचिस्तान। Between Toba Kakar and Suleiman ranges, a number of depressions are found which are marked as the Zob and Lorelei basins. कोयटा वैली जो है वो साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। उसके बाद बेसिन्स ऑफ वेस्टर्न बलूचिस्तान आ जाता है। बेसिन बेसिकली वो एरिया होता है, एक लो लेवल एरिया होता है जो सारी रेनफॉल कलेक्ट करता है। The western basins are found between a number of mountain ranges such as Chagai Hills, Siahan and Central Makran. Balochistan has inland drainage. इनलैंड ड्रेनेज हम बेसिकली कहते हैं कि जो पानी होता है रिवर्स या लेक्स में, वो सी और ओशन को रीच नहीं करता, वो उधर ही जो है वो स्टोर हो जाता है और फिर एयर में इवेपोरेट हो जाता है। जो इन बेसिन्स का जो रेन वाटर है वो रिवर्स और स्ट्रीम में ड्रेन होता है।
जो बाद में ग्राउंड जो है उसमें एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है या किसी टेम्परेरी लेक में ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमून्स हो गया। हमून्स में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। द लार्जेस्ट हमून इज़ फाउंड इन हरान डेज़र्ट। हमून बेसिकली एक शैलो और सीजनल लेक होता है, और ये स्पेशली ऐसे डेज़र्ट वाले एरियाज़ में होता है। ये जब बारिश का जो सीज़न होता है उसमें भर जाता है, और उसके बाद जो गर्मी का सीज़न है उसमें ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं। जो बलूचिस्तान प्लेट्यू में जो माउंटेन रेंजेस हैं वो बेसिकली इनफर्टाइल है, और वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती। वेजिटेशन मैंने आपको प्रीवियसली भी इसका बताया। वेजिटेशन बेसिकली जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। तो बलूचिस्तान प्लेट्यू में ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं है वहाँ पर। हाउ एवर इन रेंजेस में जो कोल है उसके डिपॉज़िट ज़्यादा होते हैं। गोल्ड हो गया, कॉपर और सल्फ़र। अभी हम इन रेंजेस को देखेंगे कि ये कौन कौन सी रेंजेस हैं। ये 6 रेंजेस हैं जिसमें कोल, गोल्ड, कॉपर और सल्फ़र जो है उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ़र्स्ट है सेंट्रल ब्राहुई रेंज, फिर हाला रेंज, सियाहन रेंज, टोपा कक्कर रेंज, मकरान कोस्टल रेंज एंड रस्को रेंज। ये हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ जाए, या आपके एमसीक्यूज़ में भी आ जाए कि कितनी रेंजेस हैं जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद हमारे पास कोस्टल एरियाज़ आ जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ बलूचिस्तान प्लेट्यू के डिवाइड किए जाते हैं इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सटेंट्स। ईस्टर्न में लसबेला प्लेन आ जाता है, और वेस्टर्न में मकरान कोस्ट आ जाता है। एंड इट्स कोस्टल प्लेन इज़ फॉर्म बाय प्रोजेक्शन ऑफ लैंड इनटू द सी। कोस्टल प्लेन एक लो लाइंग एरिया को कहते हैं जो कि सी के करीब होता है। यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट कोस्टल रिवर्स हैं, जैसे कि हब, हिंगोल, पुराली एंड दश्त, जो कि उनका पानी जो है अरेबियन सी में जाके एम्प्टी होता है। उसके बाद नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात होती है। बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है उधर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज आ गए। ऑलराइट, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर रिसोर्सेज जो है बलूचिस्तान के वो लिमिटेड है, और ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो आई एम गोना करेक्ट यू ऑन दैट कि वाटर रिसोर्सेज बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहाँ के जो लोग हैं उनको वाटर स्कार्सिटी जो है वो फेस करनी पड़ती है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि कहीं भी साफ़ पानी और बेसिकली पानी जो है वो ना हो, उसको हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। तो बलूचिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और वहाँ पर मेजर सोर्स ऑफ वाटर कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर है वो है ग्राउंड वाटर, जो कि एक्विफायर्स और स्प्रिंग्स की फॉर्म में होता है, और जो करेस का जो सिस्टम है वो इरिगेशन में हेल्प करता है। और ग्राउंड वाटर भी अब डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मिनरल्स भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज में आ रहा है। तो मिनरल्स के मामले में बलूचिस्तान जो है उधर मिनरल वेल्थ बहुत ज़्यादा है, मगर वो भी अंडर डेवलप्ड है बलूचिस्तान की इकोनॉमी में। According to Provincial Census Report Balochistan 2017, the extraction of 39 out of 50 recorded mineral resources present in province generates an annual revenue close to 3.4 billion. The most important minerals are gas, coal, copper, antimony and gold. तो बेसिकली बलूचिस्तान जो है वो मिनरल वेल्थ में बहुत ज़्यादा रिच है, और ज़्यादातर इनका जो एनुअल रेवेन्यू है 3.4 बिलियन का, वो ज़्यादातर इनकी मिनरल्स के थ्रू ही जनरेट किया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। बलूचिस्तान के 2 क्रॉप सीजन्स होते हैं, ख़रीफ़ होता है समर, और एक राबी होता है विंटर। ख़रीफ़ क्रॉप्स जो होते हैं उसमें राइस, ज्वार, मेज़, अनियन, पोटैटो, मेलन्स, चिलीज़, टबैको और शुगर केन इंक्लूडेड होता है।
उसके बाद जो खरीफ वेजिटेबल्स होती है इसमें जैसे भिंडी आ गई, लेडी फिंगर्स, टिंडे, और ये बॉटल गोर्ड हो गई, पम्पकिन, खरीफ, टोमेटोज़ और क्यूकम्बर। और जो राबी क्रॉप्स हैं दे इंक्लूड वीट, बार्ले, रेप सीड एंड मस्टर्ड, क्यूमिन, ग्राम एंड सनफ्लावर। राबी वेजिटेबल्स जो हैं उसमें कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीज, रेडिश, टर्निप, स्पिनच, बीटरूट और राबी टोमेटोज़ आ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स भी हैं जैसे कि आलमंड्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स, पीचेस, प्लम्स, चेरीज़, डेट्स, बनानाज, मैंगोज़, पपायाज और कोकोनट्स, ये चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। उसके बाद फ़िशिंग आ जाती है। बलूचिस्तान का जो फ़िशिंग सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये बढ़ सकता है, मगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की सपोर्ट चाहिए। वहाँ पर इम्पॉर्टेंट फ़िशेज़ हैं ट्यूना, सार्डिनल्स, मैकरल्स। और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो पाकिस्तान की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसका 70% है, मगर ये सिर्फ 30% जो है कंट्रीब्यूट करती है हमारी कंट्री को। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सर्विसेज नहीं है गवादर और उमारा, पसनी इनके पोर्ट्स पर, और ना ही कोई मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं। अभी यहाँ पर जो है वो इन जो एरियाज़ की डेवलपमेंट चल रही है। गवादर पोर्ट जो है इट्स एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फिशिंग सेक्टर एंड द लोकल इकोनॉमी। उसके बाद लाइफ स्टॉक आ जाता है। लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज में बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा रिच है। जो 70% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइफ स्टॉक वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। एनिमल्स जैसे कि कैटल्स, कैमल्स और पोल्ट्री जो है वो ट्रेडिशनली रखी जाती हैं अपनी हाउस होल्ड की चीज़ें पूरी करने के लिए, जैसे मिल्क और उनकी जो मीट नीड्स होती हैं। The main consumers of Balochistan's livestock products include leather, carpet and pharmaceutical industries. और एक पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रैटेजी भी इन्होंने स्टार्ट की हुई है ताकि ये लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट पर फोकस कर सकें। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करके जो गवर्नमेंट है वो लाइफ स्टॉक फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और उनकी इनकम्स भी इंक्रीज़ कर रही है। ऑल राइट, उसके बाद फोर्थ पर है द पोटवार प्लेट्यू एंड सॉल्ट रेंज। पोटवार प्लेट्यू और सॉल्ट रेंज जो है वो साउथ ऑफ इस्लामाबाद में लोकेटेड है, लाइंग बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर जेलम। रिवर इंडस और रिवर जेलम के दरमियान होता है ये, और इसका जो लैंडस्केप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है ड्यू टू कॉन्स्टेंट इरोजन। इरोजन हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी सॉइल, रॉक्स या लैंड रिमूव कर दिया जाता है नेचुरल फोर्सेस के थ्रू, जैसे कि विंड हो गई, रेन हो गई, आइस हो गया या वाटर हो गया। तो इसका लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है क्योंकि इधर कॉन्स्टेंट इरोजन होती है। पोटवार प्लेटू और जो सॉल्ट रेंज है उनके रिच डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, जैसे कि जिप्सियम, लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, कोल एंड ऑयल। A number of oil and gas fields are set up in this area such as Attock Oil Refinery. फार्मिंग जो है वो नेचुरल रेनफॉल पर डिपेंड करती है, इसीलिए इस एरिया को बारानी मतलब रेन फेड, इसको बारानी एरिया कहा जाता है। तो फार्मिंग बेसिकली नेचुरल रेनफॉल पे यहाँ पर डिपेंड करती है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है और मिक्स ऑफ डिसीडियस एंड एवरग्रीन ट्रीज़ एंड श्रब्स। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल टोपोग्राफिकल एंड ड्रेनेज फीचर्स ऑफ पोटवार। The Potwar Plateau presents a badland topography owing to its dissected, eroded and faulted land. The Swan River forms alluvial plains which are agriculturally productive. इसका मतलब ये है कि जो पोटवार प्लेटू है बेसिकली एक बैड लैंड टोपोग्राफी है। बैड लैंड टोपोग्राफी, हम उस टोपोग्राफी को कहते हैं जिसका जो लैंडस्केप होता है वो इरोडेड होता है, ड्राई होता है। इस तरीके की जो है पोटवार प्लेटू बेसिकली बैड लैंड टोपोग्राफी है, क्योंकि उधर आपको पता है डाइसेक्टेड, इरोडेड, मैंने आपको बताया फॉल्टेड लैंड है। एलुवियल प्लेन्स हम बेसिकली इस लैंड को कहते हैं जो कि फ्लैट होता है। तो ये बेसिकली ये रिवर जो है एलुवियल प्लेन्स फॉर्म करता है जो कि एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव होते हैं।
फर्स्ट आ गया रिजेस एंड रेजिडुअल हिल्स। ये फीचर्स जो है इरोजन ऑफ सॉफ्ट रॉक के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं। और ये कैसे? इट्स थ्रू द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर एंड फास्ट ब्लोइंग विंड्स। काला चिटा एंड खियारी आर इम्पॉर्टेंट रेजिडुअल हिल्स ऑफ पोटवार प्लेट्यू। सेकेंड आ जाता है फॉल्टेड लैंड। जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, उसके दौरान जो लैंड होता है वो वीक हो जाता है और उसमें क्रैक्स नज़र आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रोज एंड डिप्रेशंस। ट्रो जो होता है एक लॉन्ग नैरो और एक लो एरिया होता है जो कि दो हिल्स के दरमियान होता है। ठीक है, ये फीचर्स जो है वो सॉफ्ट रॉक्स के थ्रू फॉर्म होते हैं जो कि वाटर से इरोड हुए जाते हैं। और जो विंड होती है इट बेसिकली ब्लोज अवे द लूज सॉइल विच क्रिएट्स डिप्रेशन एंड थ्रो। उसके बाद रिवाइंस आ जाते हैं। रिवाइंस आर डीप चैनल्स क्रिएटेड बाय इरोजन ऑफ सॉफ्ट वाटर एंड कैरी रनिंग वाटर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन। डीप चैनल्स हम बेसिकली उस जगह को कहते हैं जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर स्टक होता है। और ये जो डीप चैनल्स हैं ये बेसिकली रनिंग वाटर को कैरी करते हैं रेनी सीज़न के दौरान। उसके बाद सॉल्ट रेंज आ जाता है। सॉल्ट रेंज जो है इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर्स पर लोकेटेड है। Salt range are parallel ranges and average altitude between 750 to 900 meters and located in Khewra। ये जो एरिया है यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कि जिप्सम, रॉक सॉल्ट और लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन सॉल्ट रेंजेस में बेसिकली ब्रोकन और फॉल्टेड लैंड होता है जो कि रिवर से इरोडेड होता है। It has famous Color Kahar Lake and Sakesar Peak 1527 meters जो कि सॉल्ट रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट है। मेन डिस्ट्रिक्ट सॉल्ट रेंजेस के हैं जेलम, मियांवाली और चकवाल। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है हमारे पास इंडस प्लेन। इंडस प्लेन जो है ये रिवर इंडस से ड्रेन्ड होता है और इसकी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये नीचे दिखाए हुए हैं। पहले हम ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट जेलम, चनाब, रावी रिवर, सुतलेज रिवर, बियास रिवर। वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ में श्योक रिवर, गिलगित रिवर, काबुल रिवर, कुरम रिवर एंड गोमल रिवर। ये आपने याद कर लेना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में लाजमी आ सकता है। ओके, उसके बाद आ जाता है नेचुरल टोपोग्राफिकल फ़ीचर्स ऑफ द इंडस प्लेन। अभी हम सारे इंडस प्लेन के जो फ़ीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो इंडस प्लेन जो है इट्स फॉर्म बाय रिवर इंडस, ठीक है, और ये 2 प्लेन्स में डिवाइडेड है। पहला आ जाता है अपर इंडस प्लेन और फिर दूसरा है लोअर इंडस प्लेन। उसके बाद इनके कुछ फ़ीचर्स हैं। पहला है एक्टिव फ्लड प्लेन। It is a narrow strip of land with rich alluvial deposits on either side of almost all river except for the southern half of the river Ravi। ये बेसिकली एक नैरो किस्म की एक स्ट्रिप है लैंड की और इधर रिच एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। सिवाय साउदर्न हाफ ऑफ द रिवर रावी उधर ये चीज़ें नहीं हैं। एक्टिव फ्लड प्लान जो है वो रेगुलरली मतलब ये रेगुलरली फ्लड होता है हर साल। द एक्टिव फ्लड प्लेन ऑफ रिवर रावी इज़ 40 किलोमीटर वाइड विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सच एज क्रॉप कल्टिवेशन, फिश फार्मिंग एक्सेट्रा। आपने ये याद कर लेना है कि एक्टिव फ्लड प्लेन रिवर रावी का कितना वाइड है। इट्स 40 किलोमीटर वाइड, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि क्रॉप कल्टिवेशन और फिश फार्मिंग वहाँ पर होती है। Other features like meanders and oxbow lakes are also present in active floodplain formed by the acts of erosion and deposition। meander basically एक loop like जो bended किस्म का river होता है उसको कहते हैं। जैसे एक zigzag की फॉर्म में river होता है उसको meander कहते हैं। oxbow lakes basically U-shaped lakes होते हैं। उसके बाद old floodplain आ जाता है। ओल्ड फ्लड प्लेन जो है वो हाई फ्लैट एरिया होता है जो कि एक दफ़ा रिवर के थ्रू फ्लड हुआ होता है। ये एरिया जो है इट लाइज बिटवीन एक्टिव फ्लड प्लेन एंड एलुवियल टेरेसेस। ओल्ड फ्लड प्लेन्स जो हैं वो वैल्यूएबल हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। वो फूड प्रोवाइड करते हैं,
फ्लड कंट्रोल में हेल्प करते हैं, हैबिटेट में और रिक्रिएशन में। उसके बाद एलुवियल टेरेसेस आ जाते हैं। एलुवियल टेरेसेस बेसिकली एक फ्लैट और हायर ग्राउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट एलिवेशंस में ये पाए जाते हैं बिटवीन द रिवर्स और डोएब्स। ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म तब होते हैं जब रिवर जो होता है अपना कोर्स चेंज करता है। When the river changes its course over time and leaves behind its old floodplain, alluvial terraces are typically made of sand, silt and clay, और ये ऑफ्टन बहुत फर्टाइल होते हैं और ये फार्मिंग को जो है वो फेवर करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोमिनेंट एलुवियल टेरेसेस की बात करें तो वो नीली बार है इन बरी दोएब, संदल इन रचना दोएब, किराना बार इन चार्ज दोएब। डोएब्स जो हैं वो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्लैट लैंड जो है अवेलेबल होता है कंस्ट्रक्शन, सेटलमेंट और दूसरी इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। डोएब अगर हम देखें तो इट्स बेसिकली अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो कि दो रिवर्स के बीच में होता है। पाइडमोंट प्लेन्स और एलुवियल फैंस। पाइडमोंट प्लेन बेसिकली एक लो लाइंग एरिया होता है लैंड का जो कि एक माउंटेन रेंज की बेस पर होता है। ये प्लेन्स जो होते हैं ये रिवर के थ्रू फॉर्म होते हैं जैसे ये पहाड़ों से बाहर निकलते हैं। ये प्लेन्स एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। पाइडमोंट प्लेन्स जो हैं दे आर लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ किरतार, सुलेमान एंड सिवालिक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस। उसके बाद टाइडल डेल्टा आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस डेल्टा, लोकेटेड इन द साउथ ऑफ ठट्टा। ये एक ट्रायंगुलर फ़ैन शेप एरिया होता है जिसकी डिस्ट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो मेन रिवर से आ रहे होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म का रोल प्ले करता है इकोलॉजी, इकोनॉमी और पाकिस्तान की कल्चर में। उसके बाद क्वेस्टास आ जाते हैं। क्वेस्टास जो हैं वो लोअर इंडस प्लेन के बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये बेसिकली लाइमस्टोन रिजेस हैं जो कि एक साइड पे जेंटली स्लोप कर रहे होते हैं और दूसरी साइड पे स्टीप कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं रोरी क्वेस्टा और गंगो टक्कर इन हैदराबाद। ये क्वेस्टास जो है बेसिकली फर्म फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेजेस के लिए जो कि स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए यूज़ होते हैं, और ये पानी जो है वो इरिगेशन और फिशिंग पर्पसेस के लिए आगे यूज़ होता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं इंडस प्लेन में कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर। यहाँ बताया जा रहा है कि इंडस प्लेन जो है बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म का रीजन है पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल होता है और प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई है, काफ़ी सारा पानी का सप्लाई है क्योंकि यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, और ये वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम जो है वो आइडियल है, बहुत अच्छा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर फ्लैट लैंड की अवेलेबिलिटी और ड्रेनेज जो है ये इसको सेटलमेंट ग्रोथ के लिए आइडियल बनाती है इस जगह को। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इनकरेज्ड है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, एयर का, रेलवेज़ हैं, रोड्स हैं, और मेन अर्बन सेंटर्स जैसे कि लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला ये भी यहाँ पर ही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है और रेनफॉल नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है डेज़र्ट एरियाज़ को एक मुश्किल जगह बनाती है रहने के लिए क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो लाइफ एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो सकती, जैसे कि फार्मिंग हो गई। नेचुरल वेजिटेशन जो है डेज़र्ट एरिया की, इसमें श्रब्स हैं, सक्यूलेंट्स हैं, हर्ब्स हैं एंड अ फ्यू ग्रासेस। बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि एक डेज़र्ट में ही ग्रो कर सकती हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। और जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो मेजर पार्ट जो थार का एक मेजर पार्ट है वहाँ पर पॉसिबल किया गया था थ्रू कनाल्स एंड सक्कर बैरेज विच हैज़ चेंज्ड द एरिया इनटू अ फार्म लैंड। इस वजह से जो वो एरिया है वो बेसिकली एक फार्म लैंड में तब्दील हो चुका है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो डेज़र्ट एरियाज़ है पाकिस्तान की उनमें क्या इकनॉमिक पोटेंशियल है।
सबसे पहले तो डेज़र्ट एरियाज़ जो हैं वो मिनरल डिपॉज़िट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स में भी, जैसे कि कोयला हो गया, कोल, ऑयल और गैस हो गया। ये मिनरल डिपॉज़िट्स जो हैं ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की डेवलपमेंट में। जैसे कि जो चोलिस्तान डेज़र्ट है उधर लिग्नाइट, जिप्सम और सिलिका सैंड मिलता है। और जो कोल डिपॉज़िट्स हैं, जो कोयले के जो डिपॉज़िट्स हैं थार डेज़र्ट में, वो जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो आयरन ओर के डिपॉज़िट्स हैं वो स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये सारी मतलब पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, और या आपको प्राइवेट ट्यूटरिंग सेशंस चाहिए, तो इस गिवन नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।